हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा जहां मेरे टायरों के निशान ना हो। लोग कहते हैं ट्रक ड्राइवर डरता नहीं, लेकिन सच ये है, डर बस चुपचाप साथ बैठा रहता है, केबिन में, साइलेंसर की आवाज के नीचे। उस रात दिल्ली की हवा कुछ ज्यादा ही भारी थी। सराय काले खान के पास गोदाम से माल उठाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का लोड। मालिक ने साफ कहा था, रघु सीधे मुंबई, कहीं मत रुकना, टाइम बहुत टाइट है। मैंने बस सिर हिलाया। रात के 11:47 बज रहे थे जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया। NH-48, वही पुराना रास्ता, लेकिन हर रात नया चेहरा दिखाता है। जैसे ही दिल्ली पीछे छूटी, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा। रेडियो में पुराना हरियाणवी गाना चल रहा था, लेकिन दिल बेचैन था। आगे लंबा सन्नाटा फैला था। गुड़गांव क्रॉस करते ही सड़क खुली। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी। हाईवे का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदल रहा था। मेरे ट्रक के आगे कोई नहीं, पीछे भी नहीं। ये वही पल होता है जब दिमाग चलने लगता है। 12:38 AM। बावल पार करते ही मुझे पहली अजीब चीज दिखी। सड़क के किनारे एक पुराना जला हुआ ट्रक, आधा झाड़ियों में धंसा हुआ। ना नंबर प्लेट, न केबिन का दरवाजा। मैंने पहले भी कई हादसे देखे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक को जलाया नहीं गया हो, जैसे वो अंदर से जल गया हो। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन तभी मेरे ट्रक की लाइट एक पल के लिए झपकी। मैंने तुरंत ब्रेक हल्का किया। दिल जोर से धड़कने लगा। अरे, अभी तो सर्विस करवाई थी, मैं खुद से बुदबुदाया। आगे बढ़ा। 1:22 AM। रेवाड़ी से पहले एक पुराना ढाबा दिखा। नाम लिखा था मालिक ढाबा, लेकिन बोर्ड टूटा हुआ, लाइट बंद। फिर भी ढाबे के अंदर एक लाल बल्ब जल रहा था। रात के इस वक्त सुनसान NH-48 पर बंद ढाबे में जलता बल्ब। मेरा मन नहीं माना, फिर भी पेट में हल्की जलन थी। मैंने ट्रक रोका। जैसे ही नीचे उतरा, अजीब बात महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऐसा सन्नाटा जैसे कोई सुन रहा हो। ढाबे के अंदर गया, कोई नहीं, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। तभी पीछे से आवाज आई, रात में अकेले क्यों चला रहा है? मैं पलटा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, बहुत पतला, आंखें अजीब तरह से स्थिर। काम है बाबा, मैंने कहा। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। आगे मत जाना, उसने बहुत धीमे कहा। क्यों? मेरी आवाज भी धीमी हो गई। NH-48 सबको सीधा नहीं जाने देता। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। मैं बाहर भागा। वो आदमी गायब। ढाबा बिल्कुल खाली। लाल बल्ब भी बुझ चुका था। मैंने बिना सोचे ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। 2:06। अब सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ना कोई ढाबा, ना कोई गांव। अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया, और उसी पल मेरे पीछे किसी ने केबिन की दीवार पर खटखटाया। मेरे हाथ कांप गए। कौन है? मैंने शीशे में देखा। पीछे कोई नहीं, लेकिन खटखट फिर हुई, इस बार ड्राइवर सीट के ठीक पीछे। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है? अचानक सब शांत, लेकिन तभी एक आवाज मेरे कान के पास फुसफुसाई, मुंबई दूर है रघु। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। मैं पूरी तरह अकेला था। फिर भी केबिन में मेरी सांसों के अलावा एक और सांस चल रही थी। मैंने शीशा खोलकर बाहर झांका। सड़क खाली, लेकिन सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। मैं हॉर्न बजाता रहा, वो हिला नहीं। धीरे धीरे उसने गर्दन मोड़ी, और मैंने जो देखा वो चेहरा नहीं था, बस जली हुई काली चमड़ी और खाली आंखों के गड्ढे। मेरी चीख निकल गई। अगले ही पल वो गायब। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं ब्रेक पर पैर रखे रखे कांपता रहा। डैशबोर्ड पर घड़ी चमकी, 2:48 AM, और तभी GPS स्क्रीन पर लिखा आया, यू आर नॉट ऑन NH-48 एनीमोर। जबकि मैं सीधा चला आ रहा था। मेरे सामने सड़क थी, लेकिन वो वही सड़क नहीं लग रही थी। और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। ट्रक रुका हुआ था, लेकिन इंजन चालू। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे किसी ने नसें बांध दी हों। डैशबोर्ड की लाइटें हल्की हल्की झपक रही थीं। GPS स्क्रीन बार बार वही लाइन दिखा रही थी, यू आर नॉट ऑन NH-48 एनीमोर। मैंने गुस्से में स्क्रीन पर थप्पड़ मारा। बकवास मशीन।
लेकिन अंदर कहीं डर बैठ चुका था। मैं बाहर उतरा। सड़क वही थी, चौड़ी, काली, बीच में सफ़ेद लाइन, लेकिन आसपास कुछ भी पहचान का नहीं था। NH-48 पर हमेशा कुछ न कुछ दिखता है, ढाबा, पेट्रोल पंप, गांव की लाइट, ट्रक। यहाँ कुछ भी नहीं, बस हवा थी और अजीब सी सड़ंद। मैंने फ़ोन निकाला, नो नेटवर्क। चल आगे बढ़, मैंने खुद से कहा और केबिन में बैठ गया। जैसे ही ट्रक चला, हेडलाइट की रोशनी में सड़क आगे खुलती चली गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खुद बन रहा हो। 3:17। मैंने पहली बार महसूस किया, मेरे ट्रक की आवाज़ मुझे ही सुनाई नहीं दे रही थी। न इंजन की गूंज, न टायरों की घरघराहट, सिर्फ एक धीमी सी फुसफुसाहट। मत आना। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ अंदर से आ रही थी। तभी दूर कुछ दिखा, एक छोटा सा गांव। दिल को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही पास पहुंचा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर थे, लेकिन दरवाजे नहीं। खिड़कियां थीं, लेकिन कांच नहीं। सड़क के किनारे एक हैंडपंप था, उसके नीचे पानी नहीं, काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। मैंने ट्रक रोका और तभी गांव के बीच से एक बच्चा निकल कर आया, नंगे पैर, चेहरा धूल से भरा, आंखें बिल्कुल सफेद। भैया, मुंबई जाओगे? उसने पूछा। मेरी आवाज नहीं निकली। मेरे बाबा भी ट्रक चलाते थे, वो भी रात में गए थे, वापस नहीं आए। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। ये कौन सा गांव है? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो बच्चा हंसा। उसकी हंसी किसी खाली ड्रम में गूंजती आवाज जैसी थी। ये गांव नक्शे में नहीं है, उसने कहा। और अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हेडलाइट बुझ गई। मैं अंधेरे में बैठा था और तभी मुझे ट्रक के पीछे से आवाजें सुनाई दी, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। कदमों की आवाज, घसीटती हुई। कौन है? मेरी आवाज टूट गई। पीछे से जवाब आया, हम वही हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंचे। मेरे दिमाग में अचानक एक सीन चमका। वो जला हुआ ट्रक, वो बूढ़ा आदमी, वो जला हुआ चेहरा। मैंने शीशा खोला, पीछे देखा। सड़क पर कम से कम 7 लोग खड़े थे। सबके चेहरे अलग अलग, लेकिन आंखें एक जैसी, खाली। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया। उसका हाथ मानव हाथ नहीं था, हड्डियां बाहर निकली हुई, मांस जला हुआ। रघुवीर, उसने मेरा नाम लिया। तू हमारे जैसा मत बन। मेरी सांस अटक गई। गाड़ी मोड़, वरना सुबह नहीं देख पाएगा। मैंने बिना सोचे स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक झटके से बाईं ओर मुड़ा। अचानक तेज रोशनी, हेडलाइट वापस जल गई। मैं फिर उसी हाईवे पर था। सामने बोर्ड दिखा, वेलकम टू राजस्थान। मैं पसीने में डूबा हुआ था। पीछे देखा, वो गांव, वो लोग, सब गायब। घड़ी देखी, 4:04। मतलब करीब 1 घंटा गायब। लेकिन तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर कुछ गिरा। एक पुराना जला हुआ ड्राइवर लाइसेंस। नाम लिखा था रघुवीर सिंह, मेरे ही नाम का। लेकिन फोटो वो मेरा नहीं था। वो जला हुआ चेहरा था जिसे मैंने सड़क पर देखा था। और नीचे लिखा था एक्सपायरी 2009। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि 2009 में मैं पहली बार इसी NH-48 पर मुंबई गया था। और उस सफर में एक ट्रक ड्राइवर लापता हुआ था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन अब वो सफर मुझे याद दिलाया जा रहा था। और दूर सूरज निकलने से पहले राजस्थान की रेत में कुछ मेरा इंतजार कर रहा था। राजस्थान का बोर्ड पार करते ही हवा बदल गई। दिल्ली हरियाणा की ठंडी रात पीछे छूट चुकी थी। यहां हवा में रेत थी और कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। डैशबोर्ड पर पड़ा वो जला हुआ लाइसेंस बार बार मेरी नजर में आ रहा था। मैंने उसे उठाकर सीट के नीचे फेंक दिया, लेकिन सच को ऐसे फेंका नहीं जा सकता। 4:41। सड़क अब पतली लगने लगी थी। दोनों तरफ रेत के टीले और दूर दूर तक कोई लाइट नहीं। NH-48 पर यह हिस्सा मैं जानता था, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा था। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। कोई गाना नहीं, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ एक भारी आवाज, रघुवीर, तू फिर आ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? मैंने कहा। रेडियो में खरखराहट हुई। फिर वही आवाज, जिसे तू 2009 में यहीं छोड़कर चला गया था। मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसल गए। 2009, वो साल में भूलना चाहता था, लेकिन हाईवे भुलाने नहीं देता। उस साल में नया नया ड्राइवर बना था। मुंबई की पहली बड़ी ट्रिप, रात का वक्त, और मेरे साथ एक क्लीनर था, सलीम। राजस्थान के इसी हिस्से में ट्रक का एक्सल टूटा था।
सलीम नीचे उतरा था मदद के लिए, और फिर मैंने ब्रेक जोर से मारा। ट्रक रुका। मेरी सांसें तेज थीं। नहीं नहीं, ये बस दिमाग का वहम है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी हेडलाइट में कुछ चमका। रेत के बीच एक इंसान खड़ा था। सलीम। वही पतला शरीर, वही फटा कुर्ता, लेकिन चेहरा जैसे आधा गल चुका हो। भाई, उसने कहा। उसकी आवाज वैसी ही थी जैसी आखिरी बार सुनी थी। तू बोला था बस 10 मिनट में आता हूं। मैं सीट से चिपक गया। मैं मदद लेने गया था, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो हंसा। उसकी हंसी में रेत गिरने की आवाज थी। 3 दिन बीत गए थे रघु। मैं यहीं पड़ा रहा, बिना पानी के, बिना सांस के। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस रात सच में मैं डर गया था। मैं गांव तक गया था। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी रोशनी में भी मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। राजस्थान पीछे छूट रहा था और मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। ऐसा डर जो दिन में भी पीछा नहीं छोड़ता। ट्रक की स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन दिल काबू में नहीं। डैशबोर्ड पर घड़ी देखी। 7:12 AM। गुजरात बॉर्डर बस कुछ किलोमीटर दूर था। मैंने खुद से कहा, दिन हो गया है रघु, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाईवे कभी भरोसा नहीं देता। जैसे ही बॉर्डर के पास पहुंचा, मुझे एक पुराना सा पुलिस चेकपोस्ट दिखा। वही जगह जहां 2009 में सलीम का फोन आखिरी बार एक्टिव हुआ था। मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए। चेकपोस्ट जर्जर हालत में था। टूटी बैरियर, जंग लगा बोर्ड और अंदर 2 पुलिस वाले बैठे थे। लेकिन कुछ अजीब था। उनके चेहरे बहुत शांत थे, बहुत ज्यादा शांत। मैं नीचे उतरा। साहब, आगे रास्ता खुला है? मैंने पूछा। एक पुलिस वाला उठा। उसकी वर्दी पुरानी थी, बैज धुंधला और आंखें बिल्कुल खाली। नाम? उसने पूछा। रघुवीर सिंह। उसने रजिस्टर खोला। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और फिर वो रुक गया। मेरे नाम पर। उसने ऊपर देखा। तू लेट हो गया, उसने कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें लिखा था रघुवीर सिंह, ट्रक नंबर HR 38 A9041, स्टेटस मिसिंग, डेट 17 जून 2009। मेरे हाथ कांपने लगे। साहब, ये गलती है, मैंने कहा। मैं जिंदा हूं। दूसरा पुलिस वाला हंसा। यही तो दिक्कत है, वो बोला। अचानक बैरियर अपने आप नीचे गिर गया। हवा भारी हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली नहीं थी। वहां लोग खड़े थे। कुछ ट्रक ड्राइवर, कुछ औरतें, कुछ बच्चे। सबकी आंखें एक जैसी, खाली। ये सब कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। पहला पुलिस वाला बोला, ये सब वो हैं जो NH48 पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। मेरे कानों में सीटी बजने लगी। और तू? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तू 2 बार बचा है, तीसरी बार रास्ता माफ नहीं करता। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा। सलीम। लेकिन अब उसका चेहरा और ज्यादा बिगड़ चुका था। अब सच बोल, उसने कहा। तू रुका क्यों नहीं? मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं डर गया था। मैं चिल्लाया, मैं अकेला था। सलीम ने सिर हिलाया। हम सब अकेले थे, उसने कहा। अचानक चेकपोस्ट की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। रजिस्टर अपने आप बंद हो गया। पुलिस वाला बोला, या तो यहीं रुक जा या फिर आगे जा, और जो बचा है उसे भी खो दे। मेरे दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, भाग। मैं दौड़कर ट्रक में बैठा। इग्निशन घुमाया। 1 सेकंड की खामोशी, फिर इंजन गरजा। मैंने बैरियर तोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे देखा। चेकपोस्ट गायब। कोई पुलिस नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ खुला हाईवे और एक बोर्ड, वेलकम टू गुजरात। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था, लेकिन राहत सिर्फ एक धोखा थी, क्योंकि मेरे मोबाइल पर एक और मैसेज आ चुका था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना। और नीचे लिखा था -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था। आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना, -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और।
गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था।
अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद से पहले रुकने का सोचा भी नहीं। मोबाइल पर आया मैसेज अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। अहमदाबाद से पहले मत रुकना -S। मैं जानता था ये सलीम है या फिर कुछ और। गुजरात में घुसते ही मौसम बदल गया। दिन ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। राजस्थान की सूखी हवा अब भारी और चिपचिपी हो चुकी थी। मैंने अहमदाबाद की लाइटें पास थीं, लेकिन वो लाइटें रास्ता नहीं दिखा रही थीं। वो बस बता रही थीं कि अंधेरा अब शहर के अंदर है। ट्रक शहर में घुस चुका था। सड़कें चौड़ी थीं, लेकिन सुनसान। इतनी बड़ी सिटी और एक भी गाड़ी नहीं। मैंने घड़ी देखी, 11:58 PM। ट्रैफिक सिग्नल अपने आप हरे हो रहे थे। कोई हॉर्न नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरा ट्रक और उसके साथ वो बोझ जो सीट के नीचे रखा था। जैसे ही मैंने आईना देखा, मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, साया नहीं, पूरा आदमी, लेकिन चेहरा धुंधला। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुका। कौन है? मेरी आवाज टूट गई। पीछे से मोबाइल की रिंग बजी। मेरे हाथ कांपते हुए जेब में गए। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल, नेम सलीम। मेरी सांस अटक गई। मैंने कॉल उठाया। फोन के दूसरी तरफ लंबी सांसों की आवाज आई। फिर आवाज, रघु। वही आवाज, लेकिन अब उसमें गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। अब तक थक गया होगा, वो बोला, जैसे हम सब थक गए थे। तू चाहता क्या है? मैं लगभग चिल्लाया। सिर्फ सच, सलीम बोला। मुंबई पहुंचने से पहले तुझे वो करना होगा जो तूने कभी नहीं किया। पीछे बैठा साया धीरे से आगे झुका, मेरे कान के पास फुसफुसाया, रुक। अचानक ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, लेकिन मैं अकेला अंधेरे में नहीं था। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, हजारों, सब वही चेहरे जो रास्ते में रह गए थे। एक बच्चा आगे आया, वही सफेद आंखों वाला बच्चा जिसे मैंने नक्शे से बाहर के गांव में देखा था। भैया, उसने कहा, यहां से कोई सीधा नहीं जाता। मेरे कानों में सबकी आवाजें गूंजने लगीं। रुक गया होता, सच बोल दिया होता, मदद कर दी होती। मैंने कान बंद कर लिए। बस, मैं चिल्लाया, मैं मानता हूं मैं दोषी हूं। शहर की लाइटें एक एक करके जलने लगीं। लोग गायब, पीछे की सीट खाली। फोन कट चुका था। डैशबोर्ड पर एक कागज रखा था। मैंने उठाया, एक FIR कॉपी। केस रीओपेंड 2009, अक्यूज्ड रघुबीर सिंह। नीचे लिखा था, मुंबई फाइनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब मुंबई पहुंचने का मतलब अंत था या मुक्ति। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। शहर पीछे छूट गया। अब फिर वही NH 48, लेकिन अब
हर माइलस्टोन मेरे नाम से जुड़ा था। वडोदरा 110 किलोमीटर्स। और तभी रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार किसी एक की आवाज नहीं थी, सब एक साथ बोले, रघुबीर सिंह, अभी भी वक्त है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन पहली बार मैं भाग नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर इस बार रुका नहीं तो अगली आवाज मेरी अपनी होगी। अहमदाबाद पीछे छूट चुका था। अब हाईवे फिर से वही था, लंबा, सीधा और धोखेबाज। वडोदरा की दूरी डैशबोर्ड पर चमक रही थी, 110 किलोमीटर्स। लेकिन हर किलोमीटर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पीछे खींच रहा हो। रात फिर गहरी हो गई थी। 1:34 AM। अचानक ट्रक के अंदर एक जोरदार आवाज हुई, क्लिक। मैंने नीचे देखा, केबिन का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था। मैंने खिड़की खोलनी चाही, खुली नहीं। रेडियो चालू हुआ, कोई गाना नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर अचानक तेज ब्रेक की चीख। मेरे सामने एक ट्रक पलटा हुआ था, NH-48 के बीचों बीच। मैंने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक रुका, बस कुछ इंच पहले। मेरी सांसें सीने में अटक गईं। मैं नीचे उतरना चाहता था, लेकिन उतर नहीं सका। दरवाजा बंद था। और तभी पलटे हुए ट्रक से आवाज आई, मदद कर दे। मेरे हाथ कांपने लगे। वो आवाज मैं पहचानता था, वो मेरी ही थी। मैंने शीशे से बाहर देखा। पलटे ट्रक के अंदर एक आदमी फंसा हुआ था, चेहरा लहूलुहान। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, वो मैं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? मैं चिल्लाया। रेडियो बोला, ये वो हादसा है जो कभी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था। और अब तू चुनेगा। अचानक सड़क के दोनों तरफ वो सब लोग खड़े हो गए जिन्हें मैंने रास्ते में देखा था। सलीम भी था और वो औरत भी। सब चुप, सिर्फ देख रहे थे। रेडियो बोला, अगर तू गाड़ी बढ़ाएगा तो ये हादसा पूरा होगा। अगर रुकेगा तो पहली बार तू वही करेगा जो करना चाहिए था। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। 2009 में मैं रुका नहीं था, मैं भाग गया था। आज दरवाजा बंद था, मैं मजबूर था। मैंने हॉर्न बजाया, लंबा, तेज। सुनसान हाईवे पर आवाज गूंज गई। पलटे ट्रक के अंदर फंसा मैं मेरी तरफ देखने लगा। देर हो रही है, वो बोला। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क था। मैंने पहली बार एक नंबर खुद डायल किया, 112। फोन उठा, इमरजेंसी। दूसरी तरफ आवाज आई। मेरी आवाज कांप ही थी। NH-48 वडोदरा से पहले एक ट्रक पलटा है, ड्राइवर फंसा है। रेडियो चीखा। बस इतना ही काफी था। अचानक केबिन का लॉक खुल गया। मैं नीचे उतरा, दौड़कर पलटे ट्रक की तरफ गया। लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, ट्रक धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। और उसके साथ वो दूसरा मैं भी। सलीम पास आया। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सुकून। अब आगे का रास्ता तेरा है, उसने कहा। लेकिन याद रख, मुंबई में अभी एक दरवाजा खुलना बाकी है। सब एक एक करके अंधेरे में गुम हो गए। सड़क खाली, रेडियो बंद, मैं अकेला। मैं ट्रक में बैठा, दरवाजा खुला था। इंजन स्टार्ट किया। डैशबोर्ड पर एक आखिरी मैसेज चमका, वडोदरा 28 किलोमीटर्स। मैं जानता था यह सफर अब अंत की तरफ जा रहा है, और जो भी होगा मुंबई से पहले सच सामने आएगा। बड़ोदरा पीछे छूट चुका था। हाईवे फिर से वही था, लंबा, सीधा और अब डरावना नहीं, बल्कि भारी। ऐसा लग रहा था जैसे हर किलोमीटर मेरे अंदर से कुछ निकाल रहा हो। 3:09 AM। रात अपने सबसे गहरे हिस्से में थी। सड़क पर अब गाड़ियां दिखने लगी थीं, लेकिन मुझे कोई नहीं दिख रहा था। हर ट्रक, हर कार मुझसे दूर, जैसे मैं किसी और रास्ते पर चल रहा हूं। तभी
मोबाइल फिर बजा। अननोन नंबर। इस बार मैंने डर के साथ फोन नहीं देखा, सीधा उठा लिया। रघुवीर सिंह। उधर से सख्त आवाज आई, आपकी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है। मेरी सांस अटक गई। मैं गुजरात पुलिस से बोल रहा हूं। आवाज बोली, 2009 के एक हिट एंड रन केस में आपका नाम सामने आया है। मेरे हाथ कांप गए। आप इस वक्त NH-48 पर हैं? हां, मैंने धीमे से कहा। मुंबई बॉर्डर से पहले आपको रोकना होगा। उसने कहा, आपका बयान जरूरी है। फोन कट गया। डैशबोर्ड पर घड़ी चमकी, 3:33 AM, और उसी पल रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई डरावनी आवाज नहीं, सलीम की शांत आवाज। बेखा रघु, भागने से रास्ता नहीं बदलता। जो पीछे छोड़ा था वो सामने आ ही जाता है। मैंने सिर हिलाया। पहली बार मेरे अंदर डर नहीं था, बस थकान थी और अफसोस। 4:10 AM, मुंबई बॉर्डर से पहले एक छोटा सा चेक पॉइंट दिखा। इस बार कोई भूतिया सन्नाटा नहीं था, सिर्फ पुलिस की गाड़ी, नीली लाल लाइट। मैंने ट्रक साइड में लगाया, नीचे उतरा। हवा नम थी, समंदर की खुशबू हल्की सी आने लगी थी। एक पुलिस अफसर आगे आया। रघुवीर सिंह? हां, मैंने कहा। आप जानते हैं आपको क्यों रोका गया है? मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार नजर नहीं झुकाई। हां, मैंने कहा, मैं सच बताने आया हूं। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। रिकॉर्डर ऑन हुआ। 2009 की रात क्या हुआ था? उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली और सब कुछ बता दिया। रेगिस्तान, सलीम, वो औरत, पुल और मेरा डर। मेरी आवाज कई बार टूटी, लेकिन मैं रुका नहीं। जब खत्म किया तो आसमान हल्का सा नीला होने लगा था। अफसर चुप रहा, फिर बोला, आप जानते हैं इस बयान का मतलब क्या है? मैंने सिर हिलाया। हां, मैंने कहा, लेकिन अब मैं और नहीं भागूंगा। अफसर ने रिकॉर्डर बंद किया। आपको मुंबई जाने दिया जाएगा, उसने कहा, लेकिन यह केस अब बंद नहीं होगा। मैंने राहत की सांस ली, पीछे मुड़ा। हाईवे पर हल्की सी धुंध थी और उस धुंध में मुझे लगा सलीम खड़ा है। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। डैशबोर्ड पर एक आखिरी नोटिफिकेशन चमका, मुंबई 42 किलोमीटर। अब बस एक पार्ट बाकी था, एक आखिरी रात, एक आखिरी सच। सुबह की पहली रोशनी NH-48 पर फैलने लगी थी। आसमान हल्का नारंगी, हवा में समुद्र की नमी और सड़क पर अब असली ट्रैफिक। ट्रक चल रहा था। मैं जाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों बाद पहली बार सांस ली हो। डैशबोर्ड पर लिखा था, मुंबई 12 किलोमीटर। मेरे हाथ अब नहीं कांप रहे थे। डर पीछे छूट चुका था, या शायद मकसद मिल चुका था। 6:18 AM, मुंबई में घुसते ही शहर की आवाजें लौट आईं। हॉर्न, बसें, लोकल ट्रेन की दूर की गूंज। NH-48 की वो खामोशी यहीं खत्म हो गई।
मैंने ट्रक वेयरहाउस के बाहर रोका। माल उतारना था, लेकिन अंदर मेरा बोझ अब माल से ज्यादा भारी था। जैसे ही मैंने चाबी निकाली, मोबाइल फिर बजा। इस बार ना कोई अननोन नंबर। स्क्रीन पर साफ लिखा था, गुजरात पुलिस, केस ऑफिस। मैंने कॉल उठाया। रघुवीर सिंह। उधर से आवाज आई, आपका बयान रिकॉर्ड और वेरीफाई हो चुका है। मेरी दिल की धड़कन तेज हुई। 2009 के केस में आप पर गैर इरादतन हत्या, सबूत छुपाने और फरार होने के आरोप तय हुए हैं। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं तैयार था। आपको अदालत में पेश होना होगा, आवाज बोली। लेकिन एक पल की खामोशी। आपका केस रीओपन होने की वजह से 3 परिवारों को उनके जवाब मिल पाए हैं। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। सलीम के परिवार ने आपके बयान के बाद आपके लिए माफी का पत्र दिया है। मेरी सांस अटक गई। वो जानते थे कि आप भागे थे, लेकिन डर से। फोन कट गया। मैं वहीं बैठा रहा काफी देर तक। तभी कैबिन के शीशे पर हल्की सी परछाई पड़ी। मैंने सिर उठाया। सलीम खड़ा था। इस बार न जला हुआ न टूटा हुआ, वैसा ही जैसा वो जिंदा था। साफ चेहरा, थकी हुई मुस्कान। अब ठीक है, उसने कहा। तू देर से आया, लेकिन आया। क्या मुझे सजा मिलेगी? मैंने पूछा। सलीम ने सिर हिलाया। मिलेगी, वो बोला। लेकिन वो सजा जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। धीरे धीरे वो धूप में घुल गया। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं। कुछ महीने बाद मैं जेल गया। सजा मिली, लेकिन हर सुनवाई में मैंने भागने की कोशिश नहीं की। और हर रात पहली बार नींद आई। जेल में एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, सलीम की मां की। उसमें लिखा था, बेटा चला गया, लेकिन सच लौट आया। अब रास्ता तुझ पर भारी नहीं रहेगा। आज मैं फिर ट्रक चलाता हूं, लेकिन रात में अगर कोई लिफ्ट मांगता है, मैं रुकता हूं। अगर कहीं एक्सीडेंट दिखता है, मैं रुकता हूं। क्योंकि NH-48 सिर्फ सड़क नहीं है, वो हर ड्राइवर का इम्तिहान है। और कुछ सफर मुंबई पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफर खुद से मिलने के लिए होते हैं। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल खोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।